हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम बात करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में, यानी राष्ट्र के नीति निर्देशक तत्व के बारे में, जो कि संविधान के भाग 4 यानी पार्ट 4 एंड आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक डीपीएसपी के बारे में कहा गया है। डीपीएसपी है जो डीपीएसपी का आइडिया को हमारा संविधान निर्माताओं ने आयरलैंड की संविधान से लाए थे और आयरलैंड ने स्पेन की संविधान से डीपीएसपी के आइडिया को लाया था। डीपीएसपी जो है वो नॉट एनफोर्सेबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ है, यानी डीपीएसपी का अगर राष्ट्र ने डीपीएसपी का वायोलेशन की तो हम राष्ट्र के विरुद्ध, राष्ट्र के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं कर सकते हैं, कोई भी कोर्ट में कोई चैलेंज नहीं कर सकते हैं। यानी इसके पीछे कोई लीगल फोर्स काम नहीं कर रहा है। लेकिन ये जो डीपीएसपी है वो फंडामेंटल इन गवर्नेंस है, यानी राष्ट्र के लिए डीपीएसपी का प्रयोग करना जरूरी है। ये राष्ट्र के मौलिक नहीं तो राष्ट्र के लिए नैतिक कर्तव्य होता है कि जब भी किसी प्रकार का आईन प्रणयन करेगा राष्ट्र तो डीपीएसपी का प्रयोग करे। आर्टिकल 37 में ये कहा गया है। अगर डीपीएसपी का प्रयोग ना करे तो जो चुनाव आएगा, जब इलेक्शन आएगा, तब मतदाताओं ने गवर्नमेंट को खारिज कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। इसलिए डीपीएसपी का प्रयोग करना राष्ट्र के लिए ज़रूरी है। कोई भी गवर्नमेंट इसे एवॉइड नहीं कर सकता है डीपीएसपी को। डीपीएसपी जो उसका उद्देश्य है, राष्ट्र में सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस लाना इसका उद्देश्य है। सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस और वेलफेयर स्टेट, यानी राष्ट्र को एक जनहितकारी राष्ट्र बनाना। राष्ट्र के जो लोग हैं उनके हित के लिए, उनके अच्छाई के लिए जो नीतियाँ बनाना, ये डीपीएसपी में कहता है। जो डीपीएसपी है वो हमारा संविधान के आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक है। और अब हम बात करेंगे आर्टिकल 36 के बारे में। आर्टिकल 36 जो है वो स्टेट की डेफिनेशन देता है, राष्ट्र की संज्ञा देता है। राष्ट्र किसे कहते हैं कि जो केंद्र सरकार है, राज्यों के जो सरकार है, और जो लोकल अथॉरिटीज है, ग्राम पंचायत हो, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो, एनएसी हो, ये सब राष्ट्र में आते हैं। और इसके सिवा कोई एनी अदर पब्लिक अथॉरिटी को भी राष्ट्र के अंतर्भुक्त किया गया है। आर्टिकल 37 क्या कहता है? एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स कंटेंट इन दिस पार्ट, यानी डीपीएससी में जो प्रिंसिपल्स है, जो आदर्श नीतियां हैं, उस नीतियों को राष्ट्र प्रयोग करने के लिए राष्ट्र निर्देश देता है, संविधान निर्देश देता है राष्ट्र को, सरकार को। The Constitution advises or instructs the government to implement the principles enumerated in DPSP whenever the government is making any law, यानी सरकार जब भी कोई प्रकार का भी आईन बना रहे हैं तो डीपीएसपी का प्रयोग करने के लिए संविधान ने राष्ट्र को निर्देश देता है, सजेस्ट करता है। ये एक पॉलिटिकल फोर्स है, मोरल फोर्स है, जो कि राष्ट्र को सजेस्ट करता है डीपीएसपी का प्रयोग करने के लिए। ये आर्टिकल 37 कहता है। आर्टिकल 38 जो है वो क्या कहता है कि राष्ट्र को इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस लाने के लिए कहता है, और वेलफेयर स्टेट। रिमेंबर, आर्टिकल 38 वेलफेयर स्टेट यानी जनहितकारी राष्ट्र के बारे में बात करता है। राष्ट्र में इकोनॉमिक और सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस लाना इसका उद्देश्य है। और जो इनइक्वालिटीज है, इनकम का, स्टेटस का, फैसिलिटीज का और अपॉर्चुनिटी का, जो नागरिकों के बीच, जो सिटीजन्स के बीच जो इनइक्वालिटीज है, असमानता है, उसको मिनिमाइज करना राष्ट्र का कर्तव्य है। ये आर्टिकल 38 में कहा गया है। आर्टिकल 39 क्या कहता है? आर्टिकल 39 कहता है राइट टू एडेक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेस ऑफ द कम्युनिटी फॉर कॉमन गुड, यानी सब नागरिक का ये अधिकार है कि पर्याप्त और अच्छा जीवन यापन और एक अच्छा सा इनकम सोर्स के लिए इनकम सोर्स बनाना।
इसके सिवा जो राष्ट्र है ये किसी सरकार का या मटेरियल रिसोर्स का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट करे और कॉमन गुड के लिए यानी सबके विकास के लिए जो मटेरियल रिसोर्स है गवर्नमेंट के पास होता है, जो राष्ट्र के अंदर होता है, जो रिसोर्सेस होता है उनको कॉमन गुड यानी सबके विकास के लिए प्रयोग करना राष्ट्र का कर्तव्य है। आर्टिकल 39 में ये भी कहा गया है प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ माने मतलब किसी एक व्यक्ति या एक ग्रुप ऑफ पर्सन के पास वेल्थ जो है जो वेल्थ है उनका कंसंट्रेशन यानी ठूल होना, इकट्ठा होना, इसको राष्ट्र विरोध करता है और राष्ट्र इसको प्रिवेंट करता है। इट ऑल्सो सेज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन, यानी महिला और पुरुष दोनों अगर एक प्रकार का कार्य करते हैं तो दोनों का रेमुनरेशन जो है वेज है जो वो समान होना चाहिए। यह आर्टिकल 39 में कहा गया है। आर्टिकल 39A जो कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट के जरिए 1976 में आर्टिकल 39A जुड़ा गया है डीपीएसपी में। यह कहता है टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, यानी गरीबों के लिए फ्री लीगल एड के बारे में आर्टिकल 39A कहता है। आर्टिकल 40 इम्पोर्टेंट है, ये गांधीयन प्रिंसिपल में आता है। आर्टिकल 40 जो कि विलेज पंचायत के बारे में बात करता है। आर्टिकल 40 सेस टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, और विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करना, गठन करना और उन्हें एम्पावरमेंट करना, क्षमता देना कि वो एक यूनिट की तरह जिसे काम कर सकते हैं, यानी पंचायत एक यूनिट की तरह अपने आप काम करे, ये क्षमता पंचायत को दी जाए। यह आर्टिकल 40 कहता है टू ऑर्गेनाइज एंड एम्पावर द विलेज पंचायत टू एक्ट एज एन इंडिपेंडेंट यूनिटी लाइक ए गवर्नमेंट। आर्टिकल 41 कहता है टू सिक्योर द राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट, यानी राइट टू वर्क एजुकेशन के बात करता है आर्टिकल 41, यानी कर्म करने का अधिकार और शिक्षा का अधिकार। और पब्लिक असिस्टेंस जो है सरकार का सहायता उन लोगों को देना सरकार का काम है जो कि अनएम्प्लॉयमेंट है, जो ओल्ड एज है यानी बूढ़ा हो गए हैं, सिकनेस हो, डिजेबलमेंट हो, या ये आर्टिकल 41 के जरिए कहा गया है कि राइट टू सिक्योर द राइट ऑफ टू वर्क एंड एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिजेबलमेंट। आर्टिकल 42 क्या कहता है टू मेक प्रोविजंस फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क, जो हम जो काम करेंगे वो ह्यूमन कंडीशन यानी हमारा स्वास्थ्य में कोई कुप्रभाव न लाए, ऐसे काम करेंगे। और मैटरनिटी रिलीफ यानी गर्भवती महिलाओं के जो रिलीफ उनके लिए जो छुट्टी जो काम करते हैं जो गर्भवती महिलाओं उनको छुट्टी प्रदान करना भी आर्टिकल 42 में कहता है। उनके लिए कुछ रिलीफ, कुछ आश्वस्ति के बारे में बात करता है आर्टिकल 42। आर्टिकल 43 क्या कहता है टू सिक्योर ए लिविंग वेज, ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड सोशल कल्चरल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल वर्कर्स, सारे वर्कर जो है एक लिविंग वेज पाना, एक स्टैंडर्ड लाइफ यानी एक सम्मानजनक लाइफ जीवन धारण करना, सोशल कल्चरल अपॉर्चुनिटी जो है सामाजिक सांस्कृतिक जो अपॉर्चुनिटीज है उनको पालन करना, और विलेज इंडस्ट्रीज के बारे में बात कर रहा है, प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज, विलेज कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहा है आर्टिकल 43। कॉटेज इंडस्ट्री जो है गांधी जी ने ये सपना देखा था कि विलेज कॉटेज इंडस्ट्री, ये भी गांधीयन प्रिंसिपल है, कोऑपरेशन बेसिस के होना चाहिए ये। आर्टिकल 43A में ये कहा गया कि टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी इंडस्ट्रीज में जो वर्कर्स होते हैं जो काम करने के लिए जो लोग होते हैं उनको इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में, परिचालन में भाग लेना, ये आर्टिकल 40A में कहा गया है। आर्टिकल 43A में कहा गया है। अब आता है आर्टिकल 43B। आर्टिकल 43B में क्या कहा है टू प्रमोट वॉल्यूंटरी फंक्शनिंग
डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, ये सब आर्टिकल 43B में आता है। आर्टिकल 43B जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बात करता है। इसके बाद आता है आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए के बात करता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। ये कई बार कुछ एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी आर्टिकल का कौन से आर्टिकल में बताया गया है? तो आर्टिकल 44 है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ ये है कि देश में रहने वाले सब लोगों के लिए एक प्रकार का आइन का निर्माण और प्रयोग। यानी जैसे संप्रदाय भित्तिक होते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट होता अलग होते हैं, वो क्रिश्चियन के लिए अलग सा होता है, मुस्लिम के लिए अलग सा होता है। ये सारे को हटाकर एक प्रकार का आइन सबके लिए लाना यूनिफॉर्म सिविल कोड का उद्देश्य है। आर्टिकल 44 में है। आर्टिकल 45 जो है वो कहता है टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन अंटिल 6 ईयर्स। 6 साल तक बच्चों का ध्यान रखना, केयर लेना और एजुकेशन के बारे में बात करता है। लेकिन जो 2002 में 86th अमेंडमेंट एक्ट आया है, संविधान का 86वां अमेंडमेंट एक्ट आया है 2002 में, 2002 में, उसके ज़रिए आर्टिकल 45 को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया है। और जो फंडामेंटल राइट्स था हमारा आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 21 क्लॉज ए जुड़ा गया है। और आर्टिकल 21A के तरह क्लॉज ए ये कहता है इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड एलिमेंटरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रेन बिटवीन द एज ग्रुप 6 to 14 ईयर्स। यानी 6 से लेकर 14 साल उम्र के बच्चे को एलिमेंटरी यानी मौलिक शिक्षा, एलिमेंटरी एजुकेशन यानी मौलिक शिक्षा देना राष्ट्र का कर्तव्य है। ये उन बच्चों के अधिकार बनता है, राइट बनता है आर्टिकल 21 के जरिए। ये 86 रिमेंबर 86वां 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ये आर्टिकल 45 को मॉडिफाई किया गया है और आर्टिकल 21A जो फंडामेंटल राइट्स बनाया है। इसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 क्या कहता है? बेसिकली प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST एंड अदर वीकर सेक्शन। ये समाज में जो SC है, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो ST है, जनजातियाँ है, और जो अदर वीकर सेक्शन हो जैसे कि OBC हो, अदर बैकवर्ड क्लासेस हो, इकोनॉमिक सेक्शन वीकर सेक्शन हो, उनके लिए एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट का प्रमोशन करना राष्ट्र का कर्तव्य है। ये कहता है आर्टिकल 46 की। और आर्टिकल 47 क्या कहता है? टू प्रोहिबिट द कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स ड्रग्स विच आर इंजरियस टू हेल्थ। यानी जो शराब हो या कोई ड्रग हो जो इंजरियस टू हेल्थ होता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, नुकसान लाता है, उन ड्रग्स को, उन शराब को प्रोहिबिट करना, मना करना आर्टिकल 47 निर्देश देता है राष्ट्र को। टू प्रोहिबिट द कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, यानी जो शराब जो कि इंटॉक्सिकेटिंग है, विषाक्त है, जहर है, ड्रग्स है, ये सबको। लेकिन कुछ क्षेत्र में ये दी जाती है, मेडिकल केसेस में इसका एक्सेप्शन होता है। लेकिन अब देखेगा तो हमारा जो बिहार गवर्नमेंट ने शराब को मना कर दिया है। ये आर्टिकल 47 को लागू किया है बिहार गवर्नमेंट ने। इसके बाद आता है आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 का प्रोहिबिट करता है स्लॉटर ऑफ काउज, यानी काव के बच्चे जो है गाँव, उनके स्लॉटरिंग यानी वध और उनके मांस सेवन ये मना किया है। अदर मिल्स मतलब जिस प्राणी से हमें मिल्क मिल रहा है, दूध मिल रहा है, उन प्राणियों का वध करना
ड्रॉट कैटल मतलब हम जिससे सवार के लिए यूज करते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करते हैं, उस कैटल का भी वध करना प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 48। और इम्प्रूव देयर ब्रीड्स एवं और उनके जो ब्रीड्स को इम्प्रूव करने के लिए भी परामर्श देता है। आर्टिकल 48A जो कहता है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट और जो फॉरेस्ट में रहने वाले जो वाइल्ड लाइफ है, जो प्राणी है, उनके एनवायरनमेंट और उनको सेव करना आर्टिकल 48A के अंदर आता है। आर्टिकल 49 क्या कहता है? आर्टिकल 49 कहता है टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट व्हिच आर डिक्लेयर्ड टू बी ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। यानी जो हमारा नेशनल इम्पोर्टेंस है, जातीय स्तर में जो गुरुत्व रखते हैं, जो प्लेसेस है, हिस्टोरिकल प्लेसेस है, मॉन्यूमेंट्स है, और ये सब को प्रोटेक्ट करना, सुरक्षा देना आर्टिकल 49 के जरिए संविधान ने राष्ट्र को निर्देश देता है। आर्टिकल 50 क्या कहता है? टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। यानी ये जुडिशरी से एग्जीक्यूटिव को अलग रखने के लिए कहता है, न्यायपालिका को जो एग्जीक्यूटिव से अलग करने के लिए कहता है आर्टिकल 50। इसके बाद आता है आर्टिकल 51। ये इम्पोर्टेंट वन है, बार बार ये आर्टिकल 51 के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में। ये इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के बारे में बात करता है। टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशनशिप बिटवीन नेशंस, टू foster respect for international law and treaty obligations and to encourage settlement of international disputes by arbitration। इंटरनेशनल लेवल में सिक्योरिटी और जो डिस्प्यूट्स है उनका सेटलमेंट करने के लिए राष्ट्र को निर्देश देता है पीसफुली। ये आर्टिकल 51 में कहा गया है। अब देखते हैं कि जो संविधान में तो ऐसे कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन उनका ब्रॉड कंटेंट देखकर जो DPSP है उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है द सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स। जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स है वो आर्टिकल 39, 41, 42 एंड 43 में आते हैं। द गांधीयन प्रिंसिपल जो आता है आर्टिकल 40, 43, 46, 47, 48 है। और लिबरल प्रिंसिपल जो है आर्टिकल 44, 45, 50 एंड 51 है। आपको याद रखना है आर्टिकल 38 जो कि वेलफेयर स्टेट, आर्टिकल 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू पुअर। इसके बाद आता है आर्टिकल 40 विलेज पंचायत के बारे में बात करता है। आर्टिकल 44 आता है आर्टिकल 44 जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करता है। आर्टिकल 43 भी इम्पोर्टेंट है जो कि कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में बात करता है। आर्टिकल 51 इम्पोर्टेंट है जो कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के बारे में बात करता है। ये सब जो बोला है ये सब आर्टिकल्स इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में, और सबको भी याद रखना ज़रूरी है। देखिए जो हमारा जो DPSP है वो है क्या, एक प्रिंसिपल है आदर्श नीतियों का, और वो कहाँ से आया है? आयरलैंड की संविधान से लाया गया है। तो जो हमारा BN राव थे, सर BN राव, संविधान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान प्रणयन सभा के जो सलाहकार थे, एडवाइजर थे, उन्होंने जो व्यक्तियों को, इंडिविजुअल के अधिकार को 2 भाग में भाग किए थे। पहला था फंडामेंटल राइट्स, जस्टिसेबल था पहला, वो फंडामेंटल राइट्स, इसको जस्टिसेबल बना दिया गया है। और दूसरा था नॉन जस्टिसेबल जो कि DPSP। दोनों ही ज़रूरत है नागरिक और राष्ट्र के विकास के लिए। लेकिन उस समय क्या हुआ था कि हमारा राष्ट्र में फाइनेंशियल रिसोर्स सफिशिएंट नहीं था, पहला बात। दूसरा बात, हमारा राष्ट्र में डाइवर्सिटी ज़्यादा थे, विविधता ज़्यादा थे, धर्म, जाति, वर्ण, भाषा इत्यादि बहुत सारे जो विविधता थे, इसलिए DPSP को जस्टिसेबल नहीं बनाया है। तीसरा बात, जो न्यू बॉर्न स्टेट थे आ रहे थे भारत स्वाधीन होने के बाद, उनके लिए भी DPSP को लागू करना एक बर्डन हुआ करता था। इसलिए ये सारे बातों को
विचार में लेकर जो हमारा डीपीएसपी को नॉन जस्टिसिएबल बनाया गया है और फंडामेंटल राइट्स को जस्टिसिएबल बनाया गया है। ये BN राव ने ये सजेशन दी थी। हमारा जो पूर्वतन जो थे MC चागला साहब CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने भी कहा है कि इफ ऑल दीज प्रिंसिपल्स आर फुल्ली कैरिड आउट आवर कंट्री वुड इंडीड बी ए हेवन ऑन अर्थ। यानी अगर ये जो DPS में जो प्रिंसिपल्स दी गई है, जो नीतियाँ दी गई है, अगर कोई भी राष्ट्र अगर हमारा राष्ट्र इससे पुनः तरीका से प्रयोग करेगा तो हमारा देश ये पृथ्वी पर एक स्वर्ग बन जाएगा, यानी भूस्वर्ग बन जाएगा। हमें ये पता चला कि जो DPSP है उनके पीछे कोई लीगल फोर्स तो नहीं है, नॉन जस्टिसिबल है इसलिए, लेकिन इनके पीछे मोरल और पॉलिटिकल सैंक्शंस है। मोरल और पॉलिटिकल सैंक्शन ये राष्ट्र का कर्तव्य होता है, ये DPSP को फॉलो करना। और पॉलिटिकल सैंक्शन ये होता है कि ये राष्ट्र DPSP को अवॉइड कर नहीं सकता, क्योंकि उनको निर्वाचन जो आएगा, चुनाव आने जब आएगा, राष्ट्र गवर्नमेंट जो होगा, जो गवर्नमेंट अभी है उसको चुनाव के समय लोगों को सामना करना पड़ेगा। लोग क्वेश्चन पूछेंगे कि तुमने हमारे लिए क्या जन के हित के लिए तुमने क्या किया। इसलिए कोई भी राष्ट्र, कोई भी सरकार DPSP को अवॉइड नहीं कर सकता है। एंड दिस वाज ऑल अबाउट आवर DPSP। थैंक यू।